स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्लास 10th हिंदी क्षितिज पुस्तिका NCERT चैप्टर 3 सवैया और कवित्त। और इसमें से आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कवित्त और सवैया जो है हम आपको अपने पिछली वीडियो में दे चुके हैं। अगर आप उसे समझना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो पर जाकर क्लिक करें। साथ ही सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कवित्त जो है वो इस प्रकार से है कि डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के सुमन झिंगूला सोहे तन छवि भारी दे पवन झुलावे की कीर बतरावे देव कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे मदन महीप जु बालक को बसंत दाही प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। स्टूडेंट्स, इसका संदर्भ इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड पाठ 3 कवित्त से ली गई हैं और इसके कवि देव हैं। प्रसंग इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद जो एक कवित्त है, इसमें कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन एक शिशु के रूप में किया है और साथ ही प्रकृति के साथ वसंत ऋतु का इसने बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। और व्याख्या इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि वसंत के आगमन की तुलना एक नव बालक यानी जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होते हैं, इसी तरह से एक जो शिशु है नव बालक, उसे हिंदी में बताया गया है, उसके आगमन से करते हुए प्रकृति में जो होने वाले परिवर्तन है, उन परिवर्तनों के उस रूप को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है और इसका बहुत ही खूबसूरत चित्रण भी प्रस्तुत किया है। चित्रण यानी जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं और उसका इमेज हमारे सामने बनना शुरू हो जाती है। इतना खूबसूरत अगर कोई राइटर लिखता है तो वहां पर चित्रण शब्द का उपयोग किया जाता है। तो जिस तरह परिवार में किसी नए बच्चे के आगमन पर यानी किसी भी फैमिली में परिवार में जब कोई बच्चा आता है नया, तो सभी के चेहरे बहुत ही खुशी से खिल जाते हैं। उसी तरह प्रकृति के साथ भी यहाँ पर हो रहा है कि प्रकृति जो है, यहाँ पर एक परिवार है और वसंत ऋतु एक शिशु है। तो वसंत के आगमन पर चारों ओर रौनक छा गई है, यानी प्रकृति का जो पूरा परिवार है वसंत ऋतु के आगमन से, यानी वसंत ऋतु यहाँ पर न्यूबॉर्न चाइल्ड के रूप में, मानवीकरण के रूप में प्रस्तुत किया है न्यूबॉर्न चाइल्ड के लिए। और वसंत ऋतु जैसे ही आता है तो चारों ओर बहुत ही खूबसूरत मौसम बन जाता है और प्रकृति में चारों रंग बिरंगे फूलों को खिला हुआ देखकर ऐसा लगता है। स्टूडेंट, आपने देखा होगा जब फरवरी मार्च का मौसम माह आता है और इस माह में ही वसंत ऋतु रहता है, तो इस समय प्रकृति में खूबसूरत छटा बिखर जाती है, चारों ठंडी हवाएं होती है और आकाश भी एकदम साफ नजर आता है और सभी तरफ रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। तो इसी का वर्णन जो है बहुत ही खूबसूरती से कवि ने किया है। तो ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति राजकुमार वसंत के लिए, यहाँ पर राजकुमार की तुलना दी है वसंत को, और इसके लिए रंग बिरंगे वस्त्र तैयार कर रही हो, यानी रंग बिरंगे फूल जो हैं उनको वस्त्र के रूप में यहाँ दिखाया गया है। और जैसे घर के सभी लोग बालक को रंग बिरंगे वस्त्र पहनाते हैं, यानी उसको अच्छी तरह से तैयार करते हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहनाते हैं, इसी तरह से प्रकृति में चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल गए हैं और खूबसूरती से वसंत को सजाने के लिए तैयार हो रहे हैं, उन्हें तैयार कर रहे हैं। और पेड़ों की डालियों में नए नए पत्ते निकल आने से वे झुक सी जाती हैं, यानी जो पेड़ की जो डालियां होती हैं उसमें पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं जिन्हें कोंपले बोला जाता है, और वे नाजुक होती हैं, उस समय तो झुक सी जाती हैं डालियां और धीरे धीरे हवा के झोंके यानी मंद हवा के झोंके से वे डालियां ऐसे हिलती डुलती हैं जैसे घर के लोग बालक को झूला झुलाते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर वर्णन किया है कवि ने कि बालक को जिस तरह से झूला झुलाया जाता है, इसी प्रकार से पेड़ की जो डालियां हैं, ब्रांचेस हैं, वो हवा के धीरे धीरे झोंके से झूल रही हैं। और बागों में जो कोयल, तोता, मोर, इस प्रकार के विभिन्न जो पक्षी हैं, उनकी आवाज बहुत ही खूबसूरती से वो उस समय गाते हैं, तो उनकी आवाज निकलती है, तो उनको सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे वे बालक वसंत के जी बहलाव की कोशिश में हो, यानी जिस प्रकार से बच्चा अगर शांत रहता है या रोता है
तो उसको खिलाने के लिए, उसका मन बहलाने के लिए जो बड़े लोग हैं, परिवार के सदस्य हैं, वो तरह तरह की आवाजें निकालते हैं और उसे खिलौने खिला करके खिलौनों की आवाजों से उसे बहलाने की कोशिश करते हैं। तो इसी प्रकार जो है पक्षी भी अपने अलग अलग आवाज से वसंत ऋतु, जो कि शिशु के रूप में, न्यूबॉर्न चाइल्ड के रूप में दिखाया है, तो उसको बहलाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी तरह से कमल के फूल भी यहाँ वहां खिलकर, तालाबों में खिलकर अपनी सुगंध बिखेरते नजर आ रहे हैं। और वातावरण में चारों ओर सभी तरफ अलग अलग प्रकार के फूलों की सुगंध इस तरह से महसूस हो रही है, इस तरह से उसकी व्याप्त है उसकी सुगंध, जैसे घर की बड़ी बूढ़ी राई जलाकर बच्चे को बुरी नजर से छुटकारा दिलाने का टोटका करती हैं। यानी जिस तरह से बच्चे की नजर उतारने के लिए राई नमक का, मिर्च का उपयोग किया जाता है, बड़े बुजुर्ग जो है बच्चों की नजर उतारते हैं, तो उसकी जो है स्मेल, उसकी जो सुगंध है अलग तरह से आती है। तो इसी प्रकार की सुगंध जो चारों ओर वातावरण में भी फैली हुई है अलग अलग फूलों की। और वसंत ऋतु में सुबह सुबह गुलाब की कली चटक कर फूल बनती है। स्टूडेंट्स, आपने कभी देखा होगा कि गुलाब के फूल जो है नॉर्मली सभी के घर में गुलाब लगा करके रखते हैं, और उनमें अगर अच्छी तरह से उन पेड़ों की देखभाल की जाती है तो वसंत ऋतु में जो शाम को कली रहती है, तो सुबह सुबह जब खिलकर फूल बनती है, तो ऐसा लगता है जैसे बालक बसंत को बहुत प्यार से सुबह सुबह वह जगा रही हो। यहाँ पर बहुत ही सुंदर वर्णन किया कवि ने कि बसंत ऋतु में इतनी खूबसूरत वो कली जब फूल बनकर खिलती है, तो ऐसा लगता है कि वो जैसे छोटा बच्चा है बसंत, और उसको बहुत प्यार से जगाने के लिए वह कली जो है चटक कर खिल रही है और फूल बन रही है। और घर के सदस्य बच्चे के बालों में उंगली से कंघी करते हुए या कानों के पास धीरे से चुटकी बजाकर उसे बहुत ही प्यार से जगाते हैं, ताकि वह रोने ना लगे। स्टूडेंट्स, बहुत ही सुंदर यहाँ पर कवि देव ने वसंत ऋतु का वर्णन प्रस्तुत किया है। और काव्य सौंदर्य इसमें देखेंगे तो इन्होंने, देव ने रीतिकालीन परंपराओं का पालन यथा स्थान किया है। जैसा मैं आपको अपने पहले पद में भी बताया था कि कवि देव ने कभी परंपराओं को नहीं तोड़ा है, उन्होंने रीतिकालीन परंपराओं को हमेशा अच्छी तरह से पालन करते हुए अपनी रचनाएं लिखी हैं। और ब्रज भाषा का बहुत ही सुंदर उपयोग किया है। तत्सम शब्दों का भी प्रयोग बहुत ही खूबसूरती से किया गया है। उपमा, रूपक और अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा देखने को मिलती है, और श्रृंगार रस का भी बहुत ही खूबसूरती से वर्णन प्रस्तुत करने में उपयोग किया है। प्रकृति और वसंत ऋतु में मानवीकरण अलंकार का उपयोग किया है, और साथ ही संयोग श्रृंगार की महत्ता को भी इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। स्टूडेंट्स, कवित्व दो है जो कवि देव के द्वारा ही लिखा गया है, तो वो इस तरह से है। फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदधि दधि कोसो अधिकाई उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखइये देव, दूध कोसो फैन फैल्यो आंगन फरस बंद, तारा सी तरुणी थामे ठाड़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। स्टूडेंट्स, इसका संदर्भ इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड पाठ 3 कवित्व से ली गई हैं, और इसके कवि देव हैं। प्रसंग इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद एक कवित्व है, और इसमें कवि ने पूर्णिमा की रात का वर्णन प्रस्तुत किया है। स्टूडेंट्स, इसमें पूर्णिमा की रात को जब चंद्रमा पूरी तरह से फुल मून होता है और पूरी पूर्ण आकार ले चुका होता है, तो उस समय धरती पर उसकी जो किरणें पड़ती हैं, सफेद चांदनी जब पूरी धरती पर फैल जाती है, तो उस समय किस तरह का नजारा होता है, इसको कवि ने प्रस्तुत किया है। और साथ ही अमृत मंदिर की कल्पना का बहुत ही खूबसूरती से वर्णन प्रस्तुत किया है। अमृत मंदिर इसलिए बोला गया कि पूर्णिमा की रात को जो चंद्रमा की किरणें धरती पर आती हैं, और खास तौर पर जब शरद पूर्णिमा के दिन, तो इसको अमृत रूपी माना जाता है कि इसकी किरणें जहां जहां पड़ती है, तो वहां पर अमृत की बरसात होती है। तो इसका वर्णन इन्होंने प्रस्तुत बहुत ही खूबसूरती से किया है। तो इसका अर्थ, इसकी व्याख्या इस तरह से लिखेंगे
कि इन पंक्तियों में कवि ने पूर्णिमा की चांदनी रात में धरती और आकाश के सौंदर्य को दिखाया है और साथ ही पूर्णिमा की रात में धरती और आकाश में चांदनी की आभा यानी चंद्रमा की जो चांदनी बिखर जाती है उसकी आभा इस तरह से फैली हुई है, उसकी किरणें इस तरह से फैली हुई हैं जैसे स्फटिक। स्फटिक स्टूडेंट्स एक मणि होता है और जो डायमंड की तरह शाइन करता है, जिस तरह से हीरा चमकता है इस तरह से स्फटिक जो है वह भी चमकता है। तो इसका एक नेचुरल एक क्रिस्टल होता है एक्चुअली ये। तो स्फटिक नाम का जो शिला से निकलने वाली दूधिया रोशनी संसार रूपी मंदिर, यहाँ पे संसार को एक मंदिर के रूप में प्रस्तुत किया है और उसकी जो चांदनी है उसकी तुलना स्फटिक से की गई है जो एक नेचुरल जो हमने आपको बताया क्रिस्टल होता है। तो इस तरह से वो ज्योतिर्मय हो रही है, यानी इस तरह से उसकी ज्योति फैल रही है और कवि की नजर जहां कहीं भी पड़ती है वहां उन्हें सिर्फ और सिर्फ चांदनी ही दिखाई पड़ती है और उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे धरती पर दही का समुंदर हिलोरे ले रहा हो, यानी पूरी धरती पर जिस तरह से दही का सागर बन गया है और उसमें दही के सागर में उसकी लहरें यहाँ से वहां जा रही हो। तो चांदनी इतनी झीनी झीनी यानी बहुत ही बारीक, जिसको बोलते हैं कि बारीक बारीक उसकी जो रोशनी छन कर आती है उसको झीनी आभा बोला जाता है। तो चांदनी जो झीनी और पारदर्शी है यानी ट्रांसपेरेंट है कि नजरें भी अपनी सीमा तक स्पष्ट रूप देख पा रही हैं, यानी मतलब बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट, बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है और नजरों को देखने में कोई व्यवधान नहीं आ रहा है, यानी किसी भी तरह की कोई बाधाएं वहां पर नहीं पड़ रही हैं। तो धरती पर फैली चांदनी की जो रंगत है वो फर्श पर फैले दूध के झाग के समान, जिस प्रकार के दूध में झाग होता है, दूध में जिस तरह से फैन होता है, इस तरह से धरती पर चंद्रमा की चांदनी जो है उस फैन के समान दिखाई दे रही है और एकदम उज्जवल है, यानी एकदम साफ है, स्वच्छ है और एकदम स्पष्ट जो है, जो दूध के जिस तरह से दूध होता है तो उस तरह से दूध के बुलबुले के समान झीनी और पारदर्शी भी दिखाई दे रही। इस चांदनी रात में कवि को तारे बहुत ही सुंदर और सुसज्जित युवतियों जैसे प्रतीत हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का उपयोग किया है कवि ने और क्योंकि यहाँ पर जो तारे हैं उनको सुंदर युवतियों का सजी हुई, जो पूरी तरह से श्रृंगार की हुई सजी हुई युवतियां होती हैं, उसकी कल्पना यहाँ पर उन्होंने तारे के रूप में की। तो मानवीकरण अलंकार को प्रस्तुत करते हुए इन्होंने कहा है, इस तरह से प्रतीत हो रही है कि जिनके आभूषणों की आभा यानी जो ज्वेलरी पहने हुए हैं उनकी आभा मल्लिका पुष्प के मकरंद से मिली हुई मोती की तरह चमक रही है और पूरा वातावरण इतना उज्जवल है, इतना चमक रहा है कि आकाश मोती और स्वच्छ दर्पण हो, जिस तरह से आकाश एकदम बिल्कुल साफ, बिल्कुल आईने के समान है जिसमें राधा का मुख चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहा है, यानी जिसमें राधा बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे वर्णन किया है कि क्योंकि हमेशा राधा का चंद्रमा के समान मुख माना जाता है, उनकी तुलना की जाती है, तो यहाँ पर कवि ने चंद्रमा की तुलना राधा के सुंदर मुखड़े से की है। और काव्य सौंदर्य इस तरह से लिखेंगे कि रीतिकालीन परंपराओं का पालन इसमें भी इन्होंने किया है और ब्रज भाषा का बहुत ही खूबसूरती से उपयोग किया है। तत्सम शब्दों का भी प्रयोग बहुत ही सुंदर किया है। उपमा, रूपक और अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। श्रृंगार रस का भी बहुत ही खूबसूरती से वर्णन प्रस्तुत किया है। मानवीकरण अलंकार की प्रमुखता है और भाषा में बहुत ही मधुरता है, बहुत ही अच्छी शब्दों का उपयोग किया है जिससे कि भाषा में मधुरता और भी ज्यादा बढ़ गई है और काल्पनिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है।